अभी तक अपन 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, दूसरा चैप्टर था उत्तर मुगलकालीन शासक। अब अपन फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक युद्ध देख चुके हैं। 1760 में वाड़ीवास का जो अंतिम युद्ध हुआ तीसरे कर्नाटक युद्ध में, उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। 1759 में एक युद्ध हुआ था डचों के साथ अंग्रेज़ों का, वेदरा का युद्ध, उसमें भी जीत जाते हैं। तो दक्षिण भारत में अंग्रेज इस समय सारे युद्ध जीत जाते हैं और वहाँ पे फ्रांसीसी सारे युद्ध हार जाते हैं। अब जो संघर्ष का मुख्य केंद्र बचता है उस समय भारत में, वो था बंगाल। और वैसे भी उस समय तक ये बात फैल चुकी थी कि अंग्रेज़ों की विजय का कारण बंगाल था, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे बड़ा सूबा था और धन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो अब जो भी विद्रोह का मुख्य केंद्र, संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाता है? बंगाल। तो उस समय के बंगाल में कौन से क्षेत्र आते थे? यदि अपन आधुनिक संदर्भ में देखें तो उस समय के बंगाल में आते थे बिहार, बंगाल, वर्तमान जो हैं उड़ीसा, बांग्लादेश, ये वर्तमान के जो हिस्से हैं वो उस समय के बंगाल में आते थे। बंगाल में अपन यदि देखते हैं तो उस समय जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ पे थे? बंगाल में। इसलिए सबके व्यापारिक केंद्र वहाँ पे थे। दक्षिण भारत में विजय हो चुकी थी अंग्रेज़ों की, तो अब संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया बंगाल। बंगाल में अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र था हुगली। अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र कौन सा था? हुगली, जहाँ 1651 में पहली व्यापारी कोठी, वहाँ बंगाल में पहली व्यापारी कोठी इनकी कहाँ थी? हुगली में, अंग्रेज़ों की। उस समय शाह सूजा था वहाँ, बंगाल का जो नवाब था, गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था शाह सूजा। तो शाह सूजा ने अनुमति दी थी इनको हुगली में व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों को। तो इसमें शुरुआत लिखो, चैप्टर लिख लिया ना, उसमें लिखो तत्कालीन बंगाल में आधुनिक बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा बांग्लादेश सम्मिलित थे। बंगाल उस समय भारत में सबसे धनी प्रदेश था। बंगाल उस समय भारत में सबसे धनी प्रदेश था तथा सामरिक दृष्टि से भी उसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी कि समुद्र के निकट था, व्यापार करना आसान था, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ उसका संपर्क आसानी से होता रहता था, जहाँ से मसालों का, कपड़ों का व्यापार होता था। यही कारण है कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों जैसे डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र बंगाल में स्थित थे। और अंग्रेज के व्यापारिक केंद्र बंगाल में थे। अब जो अपन इनकी जो व्यापारिक कोठी देख रहे हैं, जिनको अपन कारखाने बोलते हैं, कोठी या व्यापारिक केंद्र, तो ये वर्तमान जो अपने कारखाने हैं उस तरह के कारखाने नहीं होते थे। यहाँ पे किसी प्रकार का उत्पादन भी नहीं होता था, ये ओनली एक तरह के गोदाम हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे? गोदाम। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता था। यहाँ से यूरोप से जो तैयार माल लेके आते थे, या यहाँ का जो तैयार माल था, कच्चा माल था, उसको रखने के काम आते थे। तो एक लगा लो नोट, जो कारखाने या कोठी से तात्पर्य वर्तमान कालीन कारखानों से नहीं होकर
कोठी या कारखानों का संबंध वर्तमान कारखानों से न होकर एक तरह के माल गोदाम केंद्रों से था, जहां किसी भी प्रकार की सामग्री तैयार नहीं होती थी। तो एक तरह के ये क्या थे? गोदाम थे जो माल संग्रहण के काम आते थे। अब अपन यहाँ के बंगाल के शासक शुरू करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां। तो पहला बंगाल का, तो मुर्शिद कुली खां लिखो। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। किसके समय की थी? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। दूसरा, इसने बंगाल की राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई। तो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? मुर्शिदाबाद। किसके समय स्वतंत्र शासक बना था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। अब मुर्शिद कुली खां के बाद में शासक बनता है यहाँ पे शुजा-उद-दौला। ये लिखना नहीं है, शुजा-उद-दौला। उस समय मुर्शिद कुली खां के पास ओनली बंगाल था। उस समय क्या था? जो वर्तमान बंगाल था वो बंगाल था। शुजा-उद-दौला ने क्या किया? बंगाल के साथ साथ बिहार को भी जीत लिया अपने अंदर, अपने साम्राज्य में। और शुजा-उद-दौला के बाद में नवाब बनता है सरफराज। सरफराज बनता है। सरफराज ने बंगाल में उड़ीसा भी जोड़ दिया। सरफराज ने उड़ीसा भी जोड़ दिया। तो इस प्रकार जब सरफराज शासक बना तो बंगाल में क्या क्या शामिल हो गए थे? बंगाल, बिहार, तो इसमें लिखो सरफराज लिखो। सरफराज। सरफराज के समय बंगाल का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पे हो गया था। सरफराज के समय बंगाल का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पे हो गया था। अब सरफराज भी एक निर्बल अयोग्य शासक था। उसके बाद सरफराज के समय बिहार का गवर्नर था उस समय अलीवर्दी खां। इनके समय कौन था? अलीवर्दी खां। तो आगे लिखो अलीवर्दी खां लगाओ। अलीवर्दी खां में लिखो कि यह सरफराज के समय बिहार का गवर्नर था। यह सरफराज के समय बिहार का गवर्नर था। फिर इसका सरफराज के साथ एक युद्ध होता है। सरफराज के साथ अलीवर्दी खां का एक युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध। कौन सा? घेरिया का युद्ध। तो लिखो अलीवर्दी खां ने घेरिया के युद्ध में सरफराज को मौत के घाट उतार दिया। अलीवर्दी खां ने घेरिया के युद्ध में सरफराज को मौत के घाट उतार दिया तथा बंगाल का नवाब बन गया।
तथा बंगाल का नवाब बन गया। अब अलीवर्दी खां जो यूरोपीय लोग थे उनकी तुलना मधुमक्खियों से करता था। तो ये प्रश्न आता है, यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की? अलीवर्दी खां ने। तो ये कहता था कि जब तक इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देती हैं, और यदि इनको छेड़ा जाएगा तो ये फिर काटते हैं। तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी से की। आगे चलें। अब आगे राजा बनता है वहाँ का सिराजुद्दौला। अब जब अलीवर्दी खां की मौत हुई थी तो अलीवर्दी खां 82 साल के थे, 82 ईयर के थे। इनके एक भी बेटा नहीं था, एक भी बेटा नहीं था। इनके 3 पुत्रियां थी। अब बेटा नहीं था तो इनका उत्तराधिकारी बेटा था ही नहीं, तो उत्तराधिकारी कैसा होगा? इनकी 3 पुत्रियां थी। तो जब इनकी डेथ हुई थी उस समय इनके तीनों दामादों की भी डेथ हो चुकी थी, तो अब दामाद भी नहीं थे इनके तीनों। तो अलीवर्दी खां को इस बात का अंदेशा था कि उनकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष जरूर होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने गद्दी पर बैठते समय ही अपने जो नाती था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला इनका नाती था, उनको राजा नवाब बना देते हैं। तो इसमें लिखो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। अब इससे क्या हुआ, जब निश्चित उत्तराधिकारी था नहीं, तो इसलिए इनके जितने भी सगे संबंधी थे अलीवर्दी खां के, हर के मन में यही था कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी वो बने। इसलिए इनके जितने भी सगे संबंधी थे वो आपस में सब लड़ने लगे। तो जब सिराजुद्दौला शासक बनता है तो इनके सगे संबंधियों की एक लंबी लिस्ट है, वो सब इनके विरोधी हो जाते हैं। सबसे पहले विरोधी बनती है अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, उनमें सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम। तो इनके लिखो विरोधी, ये लिखो सिराजुद्दौला की विरोधी। तो सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, ये इनकी मौसी थी। दूसरी जो बड़ी बेटी थी उसका बेटा था शौकत जंग, शौकत जंग। ये बिहार में एक स्थान पड़ता है पूर्णिया, वहाँ का नवाब था। ये अपने को नवाब के लिए योग्य समझता था, तो इसके मन में ये थी कि मैं नवाब बनूं। तीसरी बेटी थी, उसका बेटा कौन बन गया था? सिराजुद्दौला। तो 2 तो विरोधी इनके ये हो गए, घसीटी बेगम जो इनकी मौसी थी, शौकत जंग जो दूसरे नंबर की पुत्री का बेटा था और पूर्णिया का नवाब था। एक इनका विरोधी था मीर जाफर, मीर जाफर जो इनका सेनापति था। और मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई भी था। तो दूसरा विरोधी कौन था इनका? मीर जाफर जो इनका सेनापति था और अलीवर्दी खां का बहनोई था। एक था राय दुर्लभ, ये था घसीटी बेगम थी, उनका दीवान था। घसीटी बेगम का दीवान। और एक बड़ा व्यापारी था वहाँ पे, जगत सेठ, जगत सेठ। तो जब सिराजुद्दौला
बंगाल का नवाब बना तो उसके चारों तरफ जितने भी सगे संबंधी थे वो सब उनके विरोधी हो जाते हैं। तो उनके विरोधियों में कौन कौन था? गसीटी बेगम उनकी मौसी थी, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और मीर जाफर जो उनका सेनापति था, राय दुर्लभ गसीटी बेगम का दीवान था और जगत सेठ, ये इनके विरोधी थे। तो जब भी गद्दी पे बैठे तो सबसे पहला इनका काम क्या था? इन विरोधियों का दमन करना। तो इसमें लिखो नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपने सभी विरोधियों का दमन किया। अपनी मौसी गसीटी बेगम को बंदी बना लिया। तथा मीर कासिम की जगह, मैंने इसमें मीर जाफर लिखा दिया ना, इसमें आएगा मीर कासिम आएगा, नहीं मीर जाफर ही रहेगा, मीर जाफर ही है। मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। मीर मदान, इसमें लिखो मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। अब इसका पूर्णिया के नवाब था शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब कौन था? शौकत जंग। इनका 1756 में एक युद्ध होता है, मणिहारी का युद्ध। मणिहारी का युद्ध, तो लिखो 1756 में मणिहारी के युद्ध में 1756 में मणिहारी के युद्ध में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को हराकर उसकी हत्या कर देता है। शौकत जंग को हराकर उसकी हत्या कर देता है। अब इससे क्या होता है, जब इनके विरोधी, जो भी विरोधी थे वो धीरे धीरे किधर चले जाते हैं? अंग्रेजों की तरफ। तो ये लिखो इनके विरोधी धीरे धीरे अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। इनके विरोधी धीरे धीरे अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। अब जब अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। साथ ही अनेक कारण थे जिसके कारण धीरे धीरे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कटुता लगातार बढ़ती गई। तो आगे पॉइंट लिखो अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच विरोध के कारण। अब अपन ने कल पढ़ा था 1717 में फर्रुखसियर ने अपने शाही फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी थी। शुल्क मुक्त या कर मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी। उस समय कर को बोलते थे चुंगी। जब राज्य के भीतर माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उससे चुंगी ली जाती थी। लेकिन 1717 के जो शाही फरमान दिया था, उस फरमान के तहत क्या दे दिया था कि अंग्रेज़ों का जो सामान राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो उस पर कर नहीं लगेगा, तो कर मुक्त सामान जाता था। अब ये कैसा पता लगे कि भाई ये अंग्रेज़ों का सामान है या नहीं, तो इसके लिए एक लाइसेंस देते थे। उस लाइसेंस को बोलते थे दस्तक। क्या बोलते थे? दस्तक। तो दस्तक क्या होता था, जब राज्य में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उसके लिए एक लाइसेंस दिया जाता था और वो लाइसेंस प्राप्त माल कर मुक्त होता था। अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, जैसे
करमुक्त इनका होता था, भारतीय व्यापारियों का करमुक्त नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय जो व्यापारी थे उनके सामान को भी ले लेते थे और ये कह देते थे कि ये हमारा ही सामान है, बदले में भारतीय व्यापारियों से रिश्वत ले लेते थे। तो इससे हुआ क्या, जो भारतीय व्यापारियों से कर मिल रहा था राजा को, वो भी राजा को मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे आगे और क्या किया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने खुद का व्यापार भी शुरू कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों ने उसको निजी व्यापार कहा गया। तो इन कंपनी के कर्मचारियों ने निजी व्यापार करके वो उस सामान को भी क्या बताते थे, कंपनी का सामान बताते थे। तो भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेके उस माल को भी करमुक्त करा लेते थे, कर्मचारी निजी व्यापार करके उस माल को भी करमुक्त करा लेते थे। इसलिए क्या हुआ, जो बंगाल का जो नवाब था उसको राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो कंपनी के अधिकारी थे उनसे इस बारे में बार बार शिकायत की कि जो तुम करमुक्त व्यापार कर रहे हो उसमें तुम्हारे कंपनी के व्यापारी भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदते हैं और उसे कंपनी का बता देते हैं, दूसरे तुम जो निजी व्यापार करते हो उससे भी हमें नुकसान होता है। तो पहला विवाद का बिंदु था दस्तक प्रथा का दुरुपयोग, दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। इसमें लिखो 1717 में फर्रुखसियर के शाही फरमान से, 1717 में फर्रुखसियर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों को राज्य के भीतर, अंग्रेज़ों को राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने हेतु एक लाइसेंस दिया जाता था। जिसको दस्तक कहा जाता था, जिसको दस्तक कहा जाता था। कंपनी के कर्मचारी, ये दस्तक पे मेंस में प्रश्न आता है, दस्तक क्या थे, उसका दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ। तो कंपनी के कर्मचारी इस छूट का लगातार दुरुपयोग करते जा रहे थे। कंपनी के कर्मचारी इस छूट का लगातार दुरुपयोग करते जा रहे थे। वे भारतीय व्यापारियों के माल को भी, वे भारतीय व्यापारियों के माल को भी, वे भारतीय व्यापारियों के माल को भी कुछ रिश्वत लेकर, कुछ रिश्वत लेकर कंपनी के माल के रूप में, कंपनी के माल के रूप में कर मुक्त करा लेते थे। कंपनी के माल के रूप में कर मुक्त करा लेते थे। कंपनी के कर्मचारी स्वयं भी, कंपनी के कर्मचारी स्वयं भी निजी व्यापार के द्वारा बंगाल के राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब सिराजुद्दौला ने इसको रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज उनके विरोधी हो गए।
अब दूसरा विवाद था इसमें, जो जो भी सिराजुद्दौला के सगे संबंधी विरोधी थे वो सारे के सारे कहाँ जाने लग गए, अंग्रेज़ों की तरफ, और अंग्रेजी कंपनी ने उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी। तो दूसरा कारण था सिराजुद्दौला के विरोधियों को कंपनी द्वारा संरक्षण देना। कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण देना। अब उस समय ये व्यवस्था थी, जब भी कोई राजा या नवाब बनता था तो जो ये विदेशी कंपनियां थी वो उसको भेंट देती थी, जब भी वो गद्दी पे बैठता था तो भेंट देती थी। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो अंग्रेज़ों ने उसको कोई भेंट नहीं दी। तो इसका मतलब अंग्रेज़ों ने उसको राजा के रूप में या नवाब के रूप में मान्यता नहीं दी। तो इसमें लिखो, सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय, सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय कंपनी द्वारा उनको कोई भेंट नहीं देना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय कंपनी द्वारा उनको कोई भेंट या सम्मान नहीं देना। चौथा रीजन लिखो इसमें, उस समय क्या थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में बंगाल को लेके लड़ाई चल रही थी। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने जो क्षेत्र थे उनकी किलेबंदी कर रहे थे। जब वो किलेबंदी कर रहे थे तो सिराजुद्दौला ने उनको पूछा कि आप व्यापार करने आए हो, फिर कलकत्ता की किलेबंदी क्यों कर रहे हो। तो उसने, अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, कलकत्ता के चारों तरफ खाई खोद रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कहा कि आप इस खाई को भर दो। तभी एक अंग्रेज़ अधिकारी उनको कहता है, हम इस खाई को भर देंगे लेकिन मुसलमानों के कटे हुए सिरों से भर देंगे। तो इसका मतलब क्या था कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। तो इसमें ये लिखो, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों को कहा था कि आप कलकत्ता की किलेबंदी मत करो। फ्रांसीसियों ने तो किलेबंदी करना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ जारी रखे। तो अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। अब कलकत्ता में एक बाज़ार था, कासिम बाज़ार फैक्ट्री, कासिम बाज़ार फैक्ट्री। नवाब उसका दौरा करना चाहता था, नवाब सिराजुद्दौला, लेकिन अंग्रेज़ों ने नवाब को उस फैक्ट्री में दौरा करने से मना कर दिया। तो लिखो, नवाब का अंग्रेज़ों द्वारा कासिम बाज़ार फैक्ट्री का निरीक्षण करने की अनुमति न देना। अंग्रेज़ों द्वारा नवाब को कासिम बाज़ार फैक्ट्री का निरीक्षण न करने देना। अब इससे क्या हुआ, आपस में अविश्वास बढ़ता गया और उसी का परिणाम होता है कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें लिखो, सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर आक्रमण। कासिम बाज़ार फैक्ट्री कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता पर आक्रमण। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। कलकत्ता पे आक्रमण करके उसका नाम क्या रख दिया, अलीनगर। और कलकत्ता का जो अधिकार था उसने दे दिया माणिकचंद्र को, कलकत्ता का अधिकार सौंप दिया माणिकचंद्र को। अब इस समय क्या था, जो रॉबर्ट क्लाइव था,
रॉबर्ट क्लाइव, वो था दक्षिण भारत में मद्रास में था, मद्रास में था। तो वहाँ से वो सेना लेके आता है, मद्रास से सेना लेके आता है कलकत्ता। लेकिन इसी समय क्या थे, सारे विरोधी जो सिराजुद्दौला के थे वो अंग्रेजों के पास थे। तो उन्होंने पहले से ही माणिक चंद्र के साथ समझौता कर लिया और माणिक चंद्र ने घूस लेकर अंग्रेजों को कलकत्ता सौंप दिया, घूस लेकर कलकत्ता सौंप दिया। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता में आया, इसने घूस ली और रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता सौंप दिया। तो इसमें लिखो, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया और कलकत्ता का प्रशासन माणिक चंद्र को सौंप दिया। कलकत्ता का प्रशासन माणिक चंद्र को सौंप दिया। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर कलकत्ता आता है। माणिक चंद्र ने घूस लेकर कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। अब युद्ध का समापन हमेशा संधि से होता है, तो एक संधि होती है यहाँ अलीनगर की संधि। लिखो अलीनगर की संधि। ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। नौ फरवरी 1757 को अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच में। इसके प्रावधान क्या क्या थे? इसमें प्रावधान ये किए गए कि मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को जो भी व्यापारिक सुविधाएं दे रखी थी वो सभी व्यापारिक सुविधाएं इनको वापस दे दी। दूसरी, इनको ये कहा कि आपने युद्ध छेड़ा है तो युद्ध का हर्जाना भी आपको ही देना पड़ेगा। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि हमारे जो सिक्के डालते हैं हम टकसाल में, उनको आप मान्यता दो। चौथा, इन्होंने कहा कि हम कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे हैं तो हमें किलेबंदी करने का अधिकार दो। और लास्ट पॉइंट इन्होंने भी रखा, सिराजुद्दौला ने, कि आप हमारे सभी विरोधियों को संरक्षण देते हो तो आप भी हमारे विरोधियों को संरक्षण नहीं दोगे। तो इसका पहला प्रावधान क्या था कि मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को दी जाने वाली, और मुगल सम्राट ने इनको कौन सी व्यवस्था दी थी? दस्तक। तो वो दस्तक के लिए चाह रहे थे। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को दी जाने वाली सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस प्रदान कर दी गई। सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस प्रदान कर दी गई। कंपनी को कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार वापस प्राप्त हो गया। कंपनी को कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार वापस प्राप्त हो गया। अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हुआ।
अगला पॉइंट लिखो, नवाब पर युद्ध का हर्जाना लगाया गया। और लास्ट पॉइंट, कंपनी नवाब के विरोधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देगी। कंपनी नवाब के विरोधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देगी। सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पे आक्रमण किया था तो उसी आक्रमण में क्या था, इन्होंने फोर्ट विलियम पर भी आक्रमण किया था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में किला था। तो फोर्ट विलियम में जब आक्रमण किया तो वहां पे एक व्यक्ति था, होलवेल। कौन था? होलवेल। तो इन्होंने कहा कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे आक्रमण किया था तो उस आक्रमण में इन्होंने क्या किया, 146 लोगों को, 146 अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया, एक 18 बाई 15 की कोठरी थी एक, उस कोठरी में सबको बंदी बना दिया, 146 लोगों को। और अगले दिन तक क्या रहा, इनमें मात्र 23 लोग जीवित रहे। इसको इतिहास में कहते हैं काल कोठरी की घटना। तो इसमें आगे चैप्टर लिखो, काल कोठरी की घटना। ये प्रश्न पूछते हैं, काल कोठरी त्रासदी लिख लो या घटना। ये हुई थी 20 जून 1756 को। व्यक्ति कौन था? होलवेल। होलवेल वहाँ का एक सैन्य अधिकारी था जो फोर्ट विलियम में क्या कर रहा था, सामना कर रहा था इनका। तो ये लिखो इसमें, होलवेल नामक अंग्रेज ने यह बताया कि होलवेल नामक अंग्रेज व्यक्ति ने यह बताया कि सिराजुद्दौला के कलकत्ता आक्रमण के समय 146 अंग्रेजों को 18x15 ये कोठरी थी, इतनी इस साइज की थी वो, 18 फीट लंबी थी और 15 फीट चौड़ी थी। तो लिखो 18x15 फीट की एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह तक मात्र 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों में क्या होता है, अलीनगर की संधि हुई थी। अंग्रेज यह आरोप लगा रहे थे कि नवाब को इसमें नहीं, सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया। इसने ये आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला ने जब आक्रमण किया तो 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। हाँ, इसमें एक और लिखो कि
लेकिन होलवेल के यह आरोप निराधार साबित होते हैं। इन्होंने आरोप तो लगा दिया, उसका मुख्य उद्देश्य था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिराजुद्दौला को निर्दयी घरनीति दिखाया जा सके और युद्ध का विकल्प अपनाया जा सके, क्योंकि कंपनी ये चाह रही थी कि ये इनके इन प्रकार कैसे भी मौका मिले एक बार आक्रमण करने का। इसके लिए वो मौका तलाश रहे थे, इसलिए वो बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सिराजुद्दौला बार बार संधियों का उल्लंघन कर रहा है, बार बार आक्रमण करने की सोचता है, लोग इनसे परेशान हैं। तो ऐसा मौका वो ढूंढ रहे थे। लेकिन होलवेल के यह आरोप निराधार साबित होते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय के अंग्रेज सेना नायकों तथा सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अंग्रेज सेना नायकों के विवरण तथा कंपनी डॉक्यूमेंट के विवरण में इस प्रकार की किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता। यदि इस तरह की त्रासदी होती तो ज़रूर उस समय के जो डॉक्यूमेंट हैं, सेना नायक हैं, अन्य लोग थे, तो उनके विवरण ज़रूर इस प्रकार के मिलते। दूसरा ये भी लिखो, गणितीय रूप से भी संभव नहीं है कि 146 लोग इतने से छोटे कमरे के अंदर आ सकें। तो ये लिखो, गणितीय रूप से भी अपन देखें तो इतनी सी कम जगह में 146 लोगों का आना संभव नहीं है। तो अपने जैसे मेंस में प्रश्न आ जाते हैं, कालकोठरी की घटना क्या है, आपका उसके बारे में क्या मत है। तो अपने को इसका विवरण देना होगा कि ऐसा ऐसा होलवेल ने बताया, लेकिन ये सभी आरोप निराधार साबित हैं, क्योंकि एक तो जो तत्कालीन समय के जो भी विवरण है उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। दूसरा, इतने से कम छोटे कमरे में 146 लोगों का संभव नहीं है। और तीसरा ये लिखो, यदि इस प्रकार की त्रासदी घटित होती तो कंपनी उन व्यक्तियों को जरूर मुआवजा उपलब्ध करवाती। यदि इस प्रकार की त्रासदी घटित होती तो कंपनी उन व्यक्तियों को जरूर मुआवजा उपलब्ध करवाती। आगे पॉइंट लिखो, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, जो अपन ने पढ़े थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद के कारण क्या थे, वही प्लासी के युद्ध के कारण थे। तो इसमें आ जाए, कारण क्या लिखोगे, तो जो पीछे अपन ने लिखा दिए वही कारण इसमें लिखने हैं। एक कारण और जोड़ लो, एक दूसरे के ऊपर संधियों को पूरा करने का आरोप लगाना, पूरा न करने का आरोप लगाना। अलीनगर की संधि हुई थी, तो वो तो आरोप अंग्रेज आरोप लगा रहे थे कि ये हमें हरजाना नहीं दे रहा, टकसाल में सिक्के से ढंग से ढालने नहीं दे रहा, जबकि दूसरी तरफ सिराजुद्दौला ये आरोप लगा रहा था कि अभी भी मेरे जो विरोधी हैं उनको अभी भी आप संरक्षण दे रहे हो। तो एक और लिख लो इसमें, वो कि वो सारे जो 5-6 पॉइंट थे वो जोड़ने हैं, और एक पॉइंट और जोड़ना है इसमें, आपस में एक दूसरे पर संधि की शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और इनकी तरफ से सेनापति था मीर जाफर। तो ये प्रश्न पूछते हैं, इनकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से कौन था।
प्लासी कहाँ पड़ता है? एक बार इसमें देखो, प्लासी है पश्चिम बंगाल है जो वर्तमान में, उस पश्चिम बंगाल का जिला है वर्तमान का नदिया जिला। उस नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे है। और इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा था? क्योंकि इस गांव का नाम प्लास के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम, प्लास के वृक्ष होते हैं ना, उनके कारण इनका नाम पड़ा था। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? एक बार यहां तक लिखो, प्लासी का युद्ध, ये तो लिख लिया होगा ना आपने। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये लिख लो। कारण अपने जो पीछे देख लिए, तो ये लिखो, प्लासी वर्तमान पश्चिम बंगाल के, प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है।